हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये न्यू एनसीईआरटी में हमारा जो ओल्ड चैप्टर था डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स वो कट हो चुका है, लेकिन रिस्क ना लेते हुए मैंने वो चैप्टर आपको पढ़ा दिया है। अगर आपके पास आपकी पुरानी एनसीईआरटी नहीं है या फिर आप एनसीईआरटी आपके पास पुरानी बुक है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस इंट्रोडक्शन में कुछ खास चीजें नहीं लिखी हैं, उन्होंने बस यही बताया है कि फ्लावर्स जो है वो सिर्फ इंसान के यूज के लिए नहीं बने थे। दे शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देयर आर वेरियस डाइवर्सिटी इन द स्ट्रक्चर्स of the plants containing the floral parts which is inflorescences। inflorescence जो होता है वो flowers के bundles को कहते हैं और flowers and floral parts, और फ्लॉवर्स की वजह से ही हमारे एंड प्रोडक्ट्स बन पाते हैं जो कि है हमारे फ्रूट्स एंड सीड, जो कि इंश्योर करेंगे कि आगे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होती रहेगी उस स्पीशीज में। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और अवर एंजियोस्पर्म्स। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लावर से। देखिए, फ्लावर में हमें सिर्फ यही कहा गया है कि दे आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही हमारे फ्लावर्स में है। देखिए, और यहाँ लिखा गया है कि इन अर्लियर क्लासेस वी हैव रेड दैट अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। जो बाहर वाला ग्रीन पार्ट होता है उसको कहते हैं हम सेपल और कैलिक्स। जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज पेटल और कोरोला। जो हमारा मेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं हमारा स्टेमन और एंड्रोशियम, एंड द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज द पिस्टिल और गाइनोशियम। तो बस यही है इसमें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे लिखा गया है कि much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated, which lead to the differentiation and the further development of the floral primordium. बस इसमें ये बताया गया है कि फ्लावर जो है, एक प्लांट पे एक फ्लावर खिलेगा या नहीं खिलेगा ये पहले से डिसाइड होता है और वो डिपेंड करता है हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस पे। ओके, इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो मैंने आपको ऊपर बताए भी, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम डिफरेंशिएट एंड डेवलप, वो डेवलप करते हैं। और यहाँ तो कुछ नहीं है, इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। तो पहले हम ये डायग्राम्स देख लेते हैं। ये पहली डायग्राम जो है ये है हमारे कंप्लीट स्टेमन की। जो ऊपर वाला पार्ट है लोब्यूलर स्ट्रक्चर में उसको कहते हैं हम एंथर। एंथर जो है वो दो लोब्स से बना होता है। ये आगे वाला एक लोब दिख रहा होगा आपको और एक पीछे वाला। सो वी कैन से दैट एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। और जो ये लंबा सा स्टॉक आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज अ फिलामेंट। ऊपर वाले पार्ट को हम डिस्टल एंड कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पैरों में प्रॉक्सिमल पीपी से याद कर सकते हैं। अब यहां से रीड करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ये है फिलामेंट, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, एंड दिस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड यानी कि नीचे वाला एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस, या तो वो थैलेमस पे अटैच होगा और द पेटल ऑफ द फ्लावर। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। और बस यही है यहाँ पर कि अलग अलग फ्लावर्स में नंबर और साइज जो है स्टेमन्स का वो डिफर करता है। A typical angiosperm anther is bilobed, जैसे मैंने आपको बताया ये बाइलोब्ड है। अब हम ले लेंगे इसका ये वाला स्ट्रक्चर, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे सिर्फ एंथर का स्ट्रक्चर है। बाइलोब आपको अभी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, एक लोब ये होगा और एक लोब होगा ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। विद ईच लोब हैविंग टू थीका,
एक लोब में 2 थीका है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये 2 थीका है एक लोब के अंदर। सो टोटल हो गए आपके 4 थीका, एक लोब में 2 थीकास। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. इन थीकास को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपको शो हो रही हैं और इन लाइंस को कहते हैं लाइंस ऑफ डेहिसेंस। Let us understand the various type of tissues and their organization in transverse section of anther. Transverse section होता है कि अगर हम किसी, जैसे एंथर का हमने एंथर ले लिया, उसको हमने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि ये बाइलोब्ड और ये 1, 2, 3 एंड 4 थीका। So the bilobed nature of anther is very distinct in the transverse section. हमें clearly show हो रहा है कि 2 लोब हैं, distinct यानी कि हमें अच्छे से दिखता है। The anther is a 4-sided structure. हमें दिख रहा है कि इसके 4 sides हैं, 1, 2, 3 and 4, consisting of 4 microsporangia located at the 2 corners, 2 in each lobe. ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एक ये नीचे 2, एक यहाँ 1, 3 और एक ये 4, हर लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। द माइक्रोस्पोरेंजिया देन फर्दर डेवलप्स, माइक्रोस्पोरेंजिया हमारा डेवलप होता है और बनाता है पोलन सैक्स। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली all through the length of an anther and are packed with pollen grains. जब हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है तो वो बनाता है हमारे पोलन सैक्स, और जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो लॉन्गिट्यूडनली इन पूरे पोलन सैक्स में भरे हुए होंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे अब हम। अब देखिए हमने इसको ट्रांसवर्स काटा है। In a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. हमारी नेक्स्ट पेज पे हमें डायग्राम भी दी गई है। देखिए सर्कुलर टाइप हमें देखा जाता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। Now, what is written here? That it is generally surrounded by 4 wall layers. 4 layers से surrounded होता है हमारा, which is, देखिए सबसे बाहर वाली लेयर एक, उसके बाद सेकेंड लेयर ये, उसके बाद मिडल लेयर्स एंड उसके बाद जो एकदम इनर मोस्ट लेयर आएगी और अंदर आएंगे हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी भी। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं हम एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर को कहते हैं एंडोथीशियम, थर्ड लेयर को कहते हैं मिडल लेयर्स और सबसे इनर लेयर को कहते हैं हम टेपिटम। Now it's written here also epidermis, endothelium, middle layers and tapetum. बाहर वाली जो 3 लेयर्स हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, यानी कि हमारी एपिडर्मिस, एंडोथीलियम और मिडल लेयर का, एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। डेहिसेंस यानी जब हम सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करना होगा, जब पोलन ग्रेन्स एंथर्स से बाहर निकलेंगे, जैसे कि स्पोरुलेशन में स्पोर्स निकलते हैं, उसी तरीके से जब एंथर की सेनेसेंस होगी और उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे तो ये तीनों लेयर्स जो है उसमें हेल्प करती हैं। लेकिन जो इनर मोस्ट वॉल लेयर है यानी कि हमारी जो टेपिटम है वो क्या करती है? इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप अपनी एनसीईआरटी के थ्रू लिख रहे हैं तो इस लाइन को जरूर आप अंडरलाइन कर लीजिए कि टेपिटम जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। आप देख ही सकते हैं इस डायग्राम में भी, ये है अंदर हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे, तो ये जो टेपिटम लेयर है ये हेल्प करेगी हमारी इसके न्यूट्रिशन। नाउ cells of the tapetum have dense cytoplasm and have more than one nucleus. When the anther is young, जब हमारा anther young होगा, then a group of compactly arranged homogeneous cells are called as sporogenous tissue. Sporogenous tissues present होते हैं. It occupies the center of each microsporangium. ये भी हमें next diagram में देखने को मिल रहा है, जो second ये diagram है। ये देखिए, ये जो है ये हमारी बाहर वाली लेयर आ गई एपिडर्मिस, उसके अंदर आ गई हमारी एंडोथीलियम, उसके अंदर आ गया हमारा मिडल लेयर्स, ये आ गई हमारी टेपिटम, और ये अंदर जो है हमारे
यंग एंथर में प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यूज। नाउ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स with the help of meiotic divisions to form microspore tetrads। हमें पता ही है कि मियोसिस जब होती है तब वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, और यहाँ पर उन 4 हैप्लॉइड सेल्स को इकट्ठा एक टर्म दे दी जाती है which is called as the microspore tetrads। As each of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, एक जो सेल होता है, एक डिप्लॉइड सेल जब मियोसिस करेगा तो वो बनाएगा 4 हैप्लॉइड सेल्स, और उन 4 हैप्लॉइड सेल्स को बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहाँ वही लिखा गया है, जब एक स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल होगा उसमें मियोसिस होगी तो वो बनाएगा एक माइक्रोस्पोर टेट्राड। ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन। पोटेंशियल पोलन होता है हमारा कि जो पोलन ग्रेन हेल्प करे हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर गैमीट फॉर्मेशन में, उसको हम एक पोटेंशियल पोलन कहेंगे, और पोटेंशियल पोलन को ही हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। यानी कि जिस सेल में होगी हमारी मियोसिस और जो बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, उस सेल को कहेंगे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल। The process of formation of microspore from the pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis। I hope आपको microsporogenesis की समझ आ चुकी है, और अगर नहीं आई है तो मैं एकदम कंक्लूड कर देती हूँ। Microsporogenesis होती है जब हमारे पास एक पोलन मदर सेल है या फिर हमारे जो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक सेल था उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाएगी, और 4 हैप्लॉइड सेल्स जो होंगे उन्हीं को कहते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द माइक्रोस्पोर्स as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells। जो हमारे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे उनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कह देंगे। As the anthers mature and dehydrate, हमारा एंथर जो होगा फिर वो मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, एंड द माइक्रोस्पोर्स एंथर्स और उसके बाद जब हमारा एंथर जो होगा वो मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो उसमें से हमारे निकलेंगे पोलन ग्रेन्स which will help in और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, फिर वो स्टिग्मा पर अटैच होंगे और आगे हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ेगी। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousand of microspores or pollen grains are formed and they are released with the dehiscence of anther। जब dehiscence होगी यानी हमारा जब एंथर मतलब ड्राई अप हो जाएगा तो उससे हमारे बनेंगे थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर हमारे पोलन ग्रेन्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर पोलन ग्रेन्स। द पोलन ग्रेन्स जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा सारे कि हमारा जो मेल गैमेटोफाइट इन अ प्लांट इज यानी या फिर इन अ फ्लावर इज अ पोलन ग्रेन। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा गया है पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल होते हैं एंड दे आर अबाउट 25 to 50 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर्स। अब यहाँ पर हमारा दिखाया गया है एक पोलन ग्रेन, इसको आप देखें अच्छे से। जो बाहर वाली लेयर है उसको कहेंगे हम एक्साइन और जो अंदर वाली लेयर है उसको कहेंगे हम इंटाइन। तो हम यहाँ रीड करेंगे, It has a prominent two-layered wall। दो वॉल की हमारी लेयर है, बाहर वाली हार्ड आउटर लेयर है उसको कहते हैं एक्साइन। हमें पता ही है कि बाहर वाली लेयर जो होती है वो यूजुअली हार्ड होती है क्योंकि वो प्रोटेक्शन में यूज करती है, और यहाँ पर जो लेयर है वो बहुत ज्यादा हमारी रेजिस्टेंट लेयर है एंड
सी इट्स रिटन हियर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल की बनी हुई है, जो है हमारा स्पोरोपोलिनिन। इस चीज को भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्पोरोपोलिनिन की बनी है हमारी एक्साइन। It can withstand high temperatures and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. कोई भी आज तक एंजाइम नहीं पाया गया है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर पाए। Pollen grain exine has prominent aperture called as germ pores where sporopollenin is absent. अब देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे एक्साइन में जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, और उन पोर्स को कहते हैं हम जर्म पोर्स। पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इतना रेजिस्टेंट है कि उसी की वजह से हमारे जो पोलन ग्रेन्स, जो बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी अगर हमारे अर्थ के अंदर बरी हो चुके होंगे, तो वो आज तक हमें फॉसिल्स की फॉर्म में देखने को मिलते हैं। Now, the exine exhibits a fascinating array of patterns and designs. The inner wall is called as the intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. Cellulose and pectin की बनी है हमारी intine layer. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. जो हमारा pollen grain का साइटोप्लाज्म है, इट इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो यूजुअली सारे सेल्स में ही पाया जाता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन हमारा मैच्योर हो जाता है, उसमें फॉर्मेशन होती है हमारे दो टाइप के सेल की, जो कि है हमारा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स जो होता है यूजुअली बिगर होता है, और जनरेटिव सेल जो होता है वो यूजुअली कम एरिया कवर करता है। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserve. इसका जो food reserve होता है वो abundant होता है, and has a large irregularly shaped nucleus. इसमें बड़ा nucleus होगा irregular shape का। और generative cell जो होगा, it is comparatively small, जैसे मैंने आपको बताया, and floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Vegetative cell के cytoplasm में ही वो float करता है। It is spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus. देखो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उसमें पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं इसी 2 सेल स्टेज में। यानी कि जब हमारे पोलन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बन चुका होता है, इसी फॉर्म में वो शेड हो जाते हैं और हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, स्टिग्मा पर अटैच होके। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज पर पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं, लेकिन जो 40% है उसमें क्या होता है, ये जो हमारा जनरेटिव सेल है इसमें हो जाती है माइटोसिस और बन जाते हैं 2 मेल गमीट्स, पहले से ही बन जाते हैं। हमारे ओवरी के पास या फिर पोलन ट्यूब ग्रोथ में नहीं ग्रो करते, वो स्टार्टिंग से ही हमारे 2 मेल गैमीट्स बना लेते हैं, यानी कि 3 सेल स्टेज हो जाती है जिसमें 2 मेल गैमीट्स और एक वेजिटेटिव सेल होता है। सो बस यहाँ वही बताया गया है कि उस जो 40% बच गए उनमें 3 सेल स्टेज में शेडिंग होती है पोलन ग्रेन्स की। और ये पॉइंट भी नीट में देखा जाता है अक्सर। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जीज एंड ब्रोंकियल inflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, etc. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass that came to India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causing pollen allergy. Parthenium या carrot grass थी जो कि इंडिया में इंपोर्ट की गई थी, वो पोलन एलर्जी जो है वो उसने बहुत ज्यादा लोगों में फैलाई थी। Now we will study about the pollen grains are rich in nutrients. तो इसीलिए पोलन ग्रेन को हम एज अ सप्लीमेंट्स भी यूज करते हैं। देखिए पोलन टैबलेट्स को हम एज अ फूड सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in market. Pollen consumption has been claimed to increase the performance
of athletes and race horses also. अब यहाँ पर नीचे लिखा गया है when once they are shed pollen grains have to land on stigma. जैसे कि आपको पता ही होगा हमारी जो फीमेल पिस्टल है, जो हमारा गाइनोशियम है, उसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं दे लैंड ऑन द स्टिकी स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा एंड दे हैव टू लैंड ऑन इट बिफोर दे लूज वायबिलिटी. वायबिलिटी यानी कि उनकी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता जब तक उनकी है तब तक उनको लैंड करना चाहिए, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, नहीं तो पोलन ट्यूब नहीं बन पाएगी. The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the temperature and humidity. In some cereals like rice, wheat, जो pollen grains हैं they lose their viability within 30 minutes of their release, which is actually very less time. 30 minutes में अगर fertilization हुई तो हुई, नहीं अगर रीच किया पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे तो सही है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसिए, लेग्यूमिनेसिए एंड सोलनेसिए दे हैव viability for months. You may have heard of storing semen sperms of many animals including humans for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of large number of species for years in liquid nitrogen -196 degrees Celsius. Such stored pollens can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है. आपको पता होना चाहिए कि क्रायो प्रेजर्वेशन क्या होती है. क्रायो प्रेजर्वेशन होती है किसी भी चीज को प्रिजर्व करना लिक्विड नाइट्रोजन में एट -196 डिग्री. इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. एंड इट हेल्प्स टू प्रिजर्व आवर सीड्स इन पोलन बैंक्स, सीड बैंक्स, और हेल्प करते हैं हमारे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी. पिस्टल एंड megasporangium and embryo sac we will study tomorrow and I hope you like the video. Thank you.